हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसा कि हम बता दें, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व का भूगोल पूरा चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं। आज हम एक अच्छा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, स्थल मंडल, और आज हम पढ़ेंगे जल मंडल। ठीक है, तो जल मंडल, जल जल के बारे में क्या है, कैसे है, वो जानेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है, भूमंडल के लगभग 71% भूभाग पर क्या है, जल पाया जाता है। तो 71% भूभाग पर जल पाया जाता है तथा 29% भूभाग पर स्थल है। पूरे हमारे पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल है और 29% भूभाग पर क्या है, स्थल है। ठीक है, एक सेकंड। अगर हम बात करें, पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल जो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो पूरे पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें से 36, लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल है और लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है, स्थल है। तो अगर हम देखें तो पूरा जो पृथ्वी है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन उस पृथ्वी पर पूरे विश्व पर 36% भूभाग पर क्या है, जल है, और 15% भूभाग पर क्या है, स्थल फैला हुआ है। इस जल मंडल के अंतर्गत, इस जल मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं, महासागर आता है, सागर आता है और खाड़ियाँ आती हैं। तो ये सारा हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो आगे चलते हैं। अब कह रहा है पृथ्वी को, यहाँ यहाँ पृथ्वी को जल गोलार्ध और स्थल गोलार्ध में बांटा गया है। मतलब एक जल गोलार्ध और दूसरा स्थल गोलार्ध, दो गोलार्ध में बांटा गया है। और अगर हम यहाँ बात करें यह कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, तो आपको पता है ये भारत है, ये सॉरी, ये पूरा विश्व है और पूरे विश्व का यह उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब यहाँ बात क्या कर रहा है, जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ 81% जल है। ठीक है, कितना जल है, 81%, और 19% पर स्थल है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो दक्षिणी गोलार्ध है नीचे वाला, यहाँ 81% जल है और स्थल सिर्फ 19% है। मतलब जल की अधिकता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर वहीं हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो आप देखो उत्तरी गोलार्ध में 40% भूभाग पर जल है। सॉरी, यहाँ लिखते हैं 40% भूभाग पर क्या है, जल है, और यहाँ पे 60% भूभाग पर क्या है, स्थल है। तो अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध को देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मात्रा में स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे जल की मात्रा क्या है, कम है, और दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है और स्थल की मात्रा कम है। इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है ना, वह उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। ठीक है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। चलो, हमने इसको जान लिया है। अगर हम बात करें जलमंडल की, ठीक है, तो 97.2%, 25% भाग पर महासागर पाए जाते हैं। तो अगर हम 100% मानते हैं तो 100% में 97.25% भूभाग पर क्या है, महासागर है। जो कि महासागर का जल क्या है, खारा है। वो ना हम पी सकते हैं, ना हम अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं, ना हम उससे नहा सकते हैं, ना हम उसको किसी ही काम में लाया नहीं जा सकता। कुछ जल की मात्रा 2.5% भाग ही स्वच्छ पृथ्वी पर मीठा जल है, स्वच्छ जल है। तो आप ये कह सकते हो जो पृथ्वी पर जो स्वच्छ जल है वो सिर्फ 2.5% भाग है। ठीक है, तो सिर्फ पृथ्वी पर 2.5 भाग मीठा जल जो हम यूज कर सकते हैं, हम पी सकते हैं, या जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक ग्राफ है, यहाँ से देख लेते हैं। देखो, महासागर में जो जल है, महासागरों में वह कितना है, वह 97.25% महासागरों में जल है। और हिम नदियों में कितना जल है, तो हिम नदियों में जल है 2.05%। तो 2.05% है। और भूमिगत जो जल है वो 0.68% जल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि के अंदर कितना जल है, तो 0.68। अगर हम बात करें कि पूरे पृथ्वी पर कितना हम पीने योग्य या मीठा जल है, तो सिर्फ 3%। अगर हम 100% जल को माने तो सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, जो मानव और जानवरों के उपयोग में है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ हैं नदी नाले, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप याद रखना, 97% भूभाग समुद्र में है जल का, और 3% मीठा जल है। और जो पृथ्वी के अंदर है भूमिगत जल, वह 0.68% जल है। राइट, अगर हम आगे चलें तो यहाँ सब समुद्र
सबका गहराई दिया है, औसत गहराई। तो आप देखो जो सबसे ज़्यादा औसत गहराई है वो प्रशांत महासागर की है, सबसे ज़्यादा औसत गहराई, और आर्कटिक महासागर की सबसे कम गहराई है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं जो महासागरों की औसत गहराई है वह कितना है, 3800 मीटर। तो महासागरों की पूरे टोटल अगर महासागरों की औसत गहराई को जोड़ लिया जाए तो वह 3300 मीटर है। और स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 840 मीटर, 840 मीटर स्थल की ऊंचाई है। फिर हम बात करते हैं कि मत्स्य के लिए, मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है वो महाद्वीपीय मग्न तट है। अभी इसे याद रखो, अभी मैं आगे समझाता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, और हिम नदियों पर कितना जल पाया जाता है, तो 2.05% जल ये हिम नदियों में पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ये जो महासागर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो ये 4 प्रमुख भागों में महासागर को बांटा जाता है। ठीक है, पहला क्या है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गंभीर सागरीय मैदान, और फिर महासागर गर्त। ये 4 भागों में महासागर को बांटा गया है। अब देखो महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, जब हम किसी समुद्र के किनारे पर जाते हैं, ठीक है, तो उसके जब किनारे पर जाते हैं, जहाँ हम बोलते हैं कि ये बीच है, बीच मतलब किनारा, ठीक है, बीच बोलते नहीं, जब गोवा में चले जाओ तो अब जो किनारा है उसे उसे ही महाद्वीपीय मग्न तट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ये सब करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप अंदर जाओगे, जब आप अंदर जाओगे तो थोड़ा सा इस तरीके से होता है ना, बीच है यहाँ पे, उसके बाद ऐसे थोड़ा सा ढालू होता चला जाता है। ठीक है, एक एक टाइम आता है जब ये महाद्वीपीय मग्न तट है, ठीक है, ये, लेकिन ये क्या है, महाद्वीपीय मग्न ढाल है, मतलब ये ढाल है। उसके बाद एक टाइम आता है जब पूरा समुद्र बराबर हो जाता है ऐसे, तो ये होता है महासागरीय मैदान। ये क्या है, ये महासागरीय मैदान होता है। और उसी मैदान में कई जगह ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे स्थान होते हैं, उन्हें महासागरीय गर्त कहा जाता है। तो ये हम जानते हैं। ठीक है, आओ हम सीखते हैं। अब यहाँ देखो, ये है, ये मान लो ये समुद्र का किनारा है, ये पूरा समुद्र है। ठीक है, ये इधर वाला पूरा समुद्र है। ठीक है, ये पूरा समुद्र है, और ये क्या है, ये किनारा है समुद्र का। तो इसे इसे हम क्या बोलेंगे, इसे महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ठीक है, यहाँ किनारा है, और जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, ये इसे महाद्वीपीय मग्न ढाल होता जा रहा है। अब एक टाइम आ गया कि ये मैदान हो गया, तो इसे महाद्वीपीय मैदान बोला जाता है। और ये देखो गर्त है, एक ये गर्त नीचे तक है, तो इसे महाद्वीपीय गर्त बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है और जानना है। चलो सबसे पहले हम चालू करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट की। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, एकदम किनारे वाला भाग। देखो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हमारे लिए जानना है। एकदम किनारे वाला भाग, इसमें क्या होता है, इसमें जो डागर बैंक, जार्जर बैंक, ये सब मछली उत्पादन के क्षेत्र होते हैं। यहाँ ढेर सारे मछली उत्पादन किए जाते हैं, मछली को पकड़ा जाता है, और संसार का 20% पेट्रोलियम यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट से ही 20% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक है, और यह सागरीय भाग, पूरे सागरीय भाग में यह 8.6% भूभाग पर विस्तृत है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न ढाल की। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होता है, उसको हम जानते हैं, उसको हम सीखते हैं। महाद्वीपीय मग्न सबसे ज़्यादा विस्तार इसका अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, ये जहाँ से ये है उसके बाद ये ढलान आती है, ये महासागर का, तो इसे महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार पाया जाता है ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। और फिर गहरे मैदान क्या होते हैं, गहरे मैदान, इसमें जो मैदान होते हैं 3 से 6 हज़ार मीटर इनकी गहराई होती है। और सबसे ज़्यादा गहराई जो है वो प्रशांत महासागर में है। आपको पता है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और इसकी गहराई भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और हिंद महासागर की गहराई दूसरे नंबर पे है। दूसरा सबसे गहरा महासागर है हिंद महासागर। ठीक है, तो ये होता है। फिर हम बात करते हैं महासागरीय गर्त की। तो गर्त के बारे में हम जान लेते हैं, कुछ गर्त हैं जिनको हमको पढ़ना है। देखो मेरियाना गर्त यह प्रशांत महासागर के उत्तर में है। ठीक है, उत्तर प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई 11,033 मीटर है। तो आप कह सकते हो ये मीटर में है। ठीक है, गहराई मीटर में है। तो ये जो गहराई है ये सबसे ज़्यादा मेरियाना गर्त की गहराई है। ठीक है, कितना, 1133 मीटर। ठीक है, टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्यूर्टो रिको ये अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त, जावा गर्त यह हिंद महासागर में है, सुंडा और जावा। और डायमेटना गर्त भी हिंद महासागर में है। ठीक है, तो ये सारे गर्त और इसके नाम आपको याद रखने होंगे।
अब देखो कह रहा है कि प्यूर्टो रिको क्या है, तो यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको, ठीक है। और फिर यहाँ हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा और जावा। अब देखो मध्य अटलांटिक कटक दक्षिणी भाग में कौन सी डाल्फिन या चैलेंजर गर्त, तो डाल्फिन या चैलेंजर गर्त कहाँ पाया जाता है, तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। कुछ और चीज़ हम देख लेते हैं जो परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब देखो भारत में सबसे ज़्यादा चौड़ा मग्न तट जो पाया जाता है, नर्मदा, ताप्ती, माही, जो जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, उनका उनका मग्न तट वो सबसे चौड़ा होता है, ठीक है। बस ऐसे याद रख लो आप। फिर गर्त हो गया, गर्त के बारे में आप पता है। गर्त ये भूकंप और भूचालों ऐसे इन्हीं के द्वारा बने बने होते हैं, और ये समुद्र में ऐसे स्थान होते हैं जो सबसे गहरा होता है, समुद्र में नहीं अर्थात पूरी पृथ्वी पर सबसे गहरे भाग होते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ देख लेते हैं कुछ। अब देखो सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। और ये याद कर लेते हैं। एक समुद्री मील की दूरी कितनी होती है, तो 1800 मील। देखो देखो जो हम दौड़ते हैं, एक मील हम दौड़ते हैं हम 1600 मीटर, जो हमारा सेना और भर्ती में लिया जाता है वो 1600 मीटर रनिंग होती है, वो इसे एक मील बोलते हैं। लेकिन एक समुद्री मील अलग होता है, वो लगभग देखो ये लगभग 1600 मीटर होता है और ये 1800 मीटर होता है लगभग, ठीक है। तो उसे समुद्रिक मील बोला बोला जाता है। और जो भौमिक मील होता है वो 1600.9 मीटर होता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप ये सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्त या ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में के समीप, ठीक है। सबसे लंबी जो समुद्री घास है वो है बरुण। ये बरुण घास सबसे लंबी समुद्री घास होती है, 60 मीटर तक लंबी होती है। फिर अगर हम बात करें प्रवाल भित्त की, ठीक है, यहाँ पे हो गया कुछ इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, हम देख लेते हैं। प्रवाल भित्त क्या होते हैं, आपको हमने बताया था मूंगा द्वीप जिसे बोलते हैं, उन्हें प्रवाल भित्त भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका निर्माण वहीं होता है जहाँ उष्ण कटिबंधीय महासागर होते हैं, उष्ण कटिबंधीय भूभाग पर। अब देखो जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्त पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पाया जाता है, ठीक है, के समीप। और संसार की सुप्रसिद्ध प्रवाल भित्त ग्रेट बैरियर रीफ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, वहाँ पाया जाता है। अब देखो ये मान लो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस साइड मतलब आप कह सकते हो उत्तर पूर्वी साइड ये क्वींसलैंड है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवालभित ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर स्थित है, यहीं पाया जाता है। देखो अगर हम बात करें कि अंग्रेजी भाषा में खाड़ी के लिए दो शब्द आते हैं, एक गल्फ और एक बे। दोनों में कुछ अंतर होता है, वो आज हम जान लेते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। और आप सुने होंगे गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये भी आज उन बातों को मैं आपको बताऊंगा। देखो गल्फ वह सागरीय भाग होता है जो स्थल भाग में धंसा होता है। गल्फ वो होता है जैसे देखो जैसे ये भारत है अपना, ये अपना भारत का मैप है, ठीक है। और यहाँ फिर आ जाता है क्या, यहाँ फिर ऐसे ऐसे बांग्लादेश है, फिर ऐसे सब है ना, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, फिर ऐसे है। तो अब देखो यहाँ कह रहा है गल्फ वह सागरीय भाग होता है जो स्थलीय भाग में घुसा होता है। अब देखो जो ये पानी नीचे से पानी आया, तो इसको इतना नहीं काट पाया, लेकिन ये इधर इधर काट दिया, इधर इधर काट दिया। तो जो ये काट दिया है इसको बोलते हैं हम गल्फ, ठीक है। गल्फ ऑफ हम कहेंगे मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है, उसे गल्फ, वो गल्फ है जो ज़मीन को काट दिया। लेकिन जो देखो जो बड़ा भाग होता है, अब ये इधर वाला भाग नहीं कट पाया, क्या पानी जब नीचे से आया तो क्या सिर्फ इतना ही काट पाया, वो तो सबको काटना चाहिए था ना, लेकिन इस ये वाला भाग कठोर था तो ये वाला भाग नहीं कट पाया, तो इसको बोलते हैं हम बे, ठीक है। तो बंगाल अब बे, आप बंगाल बोलते नहीं क्या गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो गया है, तो हाँ ये बे ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आप समझिएगा गल्फ, और मतलब वही है, हम हिंदी में वही बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी गल्फ मैक्सिको की गल्फ है, ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका में है। और जबकि विश्व की सबसे बड़ी बे तो बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही था, और आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ हम और एक्स्ट्रा जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।